नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग जो परिणाम शुल्क पढ़ रहे हैं, अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे। बातिक परिणाम शुल्क के लक्षण क्या होते हैं, पैतिक परिणाम शुल्क के लक्षण क्या होते हैं, श्लैष्मिक परिणाम शुल्क के क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो 17, 18, 19 नंबर का श्लोक देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं, बातिक परिणाम शुल्क के लक्षण। और इस पे असल में परिणाम शुल्क पित्त के वायु की वजह से होता है, लेकिन इसमें ये कहीं ना कहीं अल्सरेशन हुआ रहता है पित्त की वजह से। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, और सिम्टम्स को एनालिसिस करके समझना जरूरी है अंशांश कल्पना से, कि कौन सा वायु का गुण बढ़ा हुआ है, कौन सा पित्त का गुण बढ़ा हुआ है, कौन सा कफ का गुण बढ़ा हुआ है। और अंशांश कल्पना से पढ़ के फिर समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें बता रहे हैं 17 नंबर का श्लोक। आत्मा नाटोपवीणमुत्र विबंधारति वेपनैः स्निग्धोष्णोपशम प्रायम बातिकम तद्वत् वदेद्धिषक्। फिर पैतृक परिणाम शुल्क के लक्षण क्या बता रहे हैं, तृष्णा दाहारति स्वेदम कट्वम ललवणोत्तरम शूलम शीतम शम प्रायम पैतृकम लक्ष्येत बुधः। श्लैष्मिक परिणाम शुल्क के लक्षण क्या बता रहे हैं, छर्दिर्लास सम्मोहम स्वल्प रुग दीर्घ संतति कटुतिक्तोपशांतम च तज्जगेयम कफात्मकम। द्वंद्वज और सान्निपातिक परिणाम शुल्क के क्या लक्षण बता रहे हैं, संश्लिष्ट लक्षणम बुद्ध्वा बुधद्वा द्विदोषम परिकल्पयेत् त्रिदोषजम असाध्यम तो क्षीणमास बलानलम। अब एक एक देखते हैं। वातिक परिणाम शुल्क के क्या बता रहे हैं कि पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, मतलब वायु के ही सारे सिम्टम देखते हैं। मल और मूत्र का अवरोध होता है और बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, देह में कंप होता है, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के सेवन से शांत हो जाता है। ऐसा वातिक परिणाम शुल्क के लक्षण होते हैं। खाना खाने के पच्यमान अवस्था में ये पेन शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे वायु के सिम्टम्स सारा दिखेंगे कि पेट फूल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। पेशेंट बोलते हैं कि गैस बहुत ज्यादा हो रहा है, मल और मूत्र जो है वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, देह में कंपन होने लगता है। और वायु के जो रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का शीत गुण बढ़ा है, उसके ऑपोजिट गुणों का पदार्थों के सेवन से शांत हो जाता है। बाती के परिणाम शुल्क के लक्षण होते हैं। दूसरा, फिर पैतृक परिणाम शुल्क के लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, पसीना आता है, क्योंकि पित्त जो है, पित्त बढ़ा हुआ है, यहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो वो रक्त में भी रहे, और फिर व्यान वायु की वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है,
जब भी पेट दर्द होता है ना तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। और कड़वा, खट्टा और नमकीन चीज, मतलब ये जो अम्ल रसात्मक, लवण रसात्मक और कटु रसात्मक पदार्थों से बढ़ जाता है। जो पित्तवर्धक चीजें हैं उनसे बढ़ जाता है। और पित्त के ऑपोजिट, उष्ण तीक्ष्ण के ऑपोजिट शीतल वस्तुओं के खाने से शांत हो जाता है। जैसे कि आइसक्रीम खा लिया तो ये पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ठंडा दूध पी लिया तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। ये पित्तज परिणाम शुल्क के लक्षण होते हैं। इसके बाद में इस पे एक और, ये जो आपके इस पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि बलासा प्रच्युत स्थानात पित्तेन समूर्छिता वायु मादय कुरुते शूलम जीरति भोजने। मतलब जो वायु जो है ना वो क्या करता है कि पित्त के साथ मूर्छित होके, ये बलासा प्रच्युत स्थानात पित्तेन समूर्छिता वायु मादय कुरुते शूलम जीरति भोजने। ये ना जब भोजन जीर्ण होने लगता है तब ये वायु जो है पित्त के मूर्छित होके अपने स्थान से प्रच्युत हो जाता है, प्रच्युत कर देता है। कुक्षो जठर पार्श्वेषु नाभो बस्तो स्थानांतरे पृष्ठमूल प्रदेशेषु सर्वस्तेषु वा पुनः। फिर कुक्षी में, जठर में, पार्श्व में, नाभि के एरिया में, बस्ती में, स्तनों के अंतर अंदर में जो हृदय का एरिया है वहां पे, पृष्ठमूल के प्रदेश में, सभी जगह पेन होने लगता है। भुक्त मात्रे अथवा वांते जीर्ण प्रशाम्यति। मतलब खाना खाने के बाद में उल्टी होने लगती है, या खाना खाने के पचने के बाद उल्टी हो जाती है, और उल्टी होने के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसा जो पेन होता है, ये जो शूल होता है। षष्टिक व्रीहि शालिनाम ओदनेन विवर्धते। षष्टिक और व्रीहि ऐसे शाली का जो चावल है वो खाने से बढ़ जाता है। तत्परिणाजम परिणामजम शूलम दुर्वेगम महागदम। इसको परिणाम शूल बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा बड़ा दुस्साध्य है, और ये महागद है, बहुत बड़ा बीमारी है। तमहो रसवानम स्त्रोतसाम दुष्टि हेतुकम। ये जो है रस व स्त्रोतस की दुष्टि का हेतु होता है। किंचित अन्य द्रव्य प्रायण के तक पक्ति दोषता। कुछ लोग इसको अन्न द्रव शूल बोलते हैं, कुछ लोग पक्ति दोष बोलते हैं। पक्ति शूल वदन देखे किंचित अन्न विदाहजम। कुछ लोग पक्ति शूल बोलते हैं, और ये कुछ लोग अन्न का विदाह बोलते हैं। हाँ, फिर तीसरा जो बोल रहे हैं श्लेष्मिक परिणाम शूल, उसमें कफ के सिम्टम दिखते हैं कि वमन होता है, उबकाई आती है, जी मिचलाता है, नौशिया होता है, मन और इंद्रियों का मोह होता है, थोड़ी पीड़ा का होता है, थोड़ी देर रुक जाता है, और हल्का पेन होता है। इसमें कफ का है इसलिए ज्यादा तीव्र नहीं होगा। पित्त में होगा लेकिन वहां पे बर्निंग होगा, ऐसा पेन होता है। और वातज में तो बहुत ज्यादा शूल होता है। और इसमें कड़वा और तीखा चीज जो है, मतलब कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य जब हम खाते हैं तो ये शांत हो जाता है। इसको कफज परिणाम शूल समझना चाहिए। दो दोषों के लक्षण मिलते हैं तो द्वंद्वज, और तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं तो त्रिदोषज परिणाम शूल समझना चाहिए। यदि मांस, बल और जठराग्नि क्षीण हो तो त्रिदोषज परिणाम शूल असाध्य हो जाता है। और अगर इंसान बहुत कमजोर हो गया है, उसका बल भी कम है, मांस भी कम है, जठराग्नि भी मंद है, तो ऐसा जो परिणाम शूल है वो असाध्य माना गया। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं तस्य वातादि भेदेन लक्षण्य आत्मान इत्यादि तृष्णा दहारती स्वेद यत्र संति तृष्णा दहारती स्वेदम। कटवम्ल लवणोत्तरम कटवम्ल छड़ लवणेर वृद्धम शीतशम प्रायम शीतोपशम बहुलम छर्दिर्लासमास मोह लिंगानि यस्मिन् संति तच्छर्दिर्लास सम्मोहम दीर्घ संतति इति चिरानुबंधी। मतलब परिणाम शूल के वातादि भेद के लक्षण कहते हैं आत्मन इत्यादि, तृष्णा दाहारती स्वेदम, अर्थात जिसमें अभी इन्होंने पित्त वाला जो सिम्टम बताया कि तृष्णा, दाह, बेचैनी, पसीना ज्यादा आता है, तो वो पित्त वाला होता है। और कटवम्ल लवणोत्तरम, अर्थात कटु, अम्ल और लवण रस प्रधान द्रव्यों से पित्तज जो है, पित्तज टाइप का परिणाम शूल बढ़ जाता है। शीतशम प्रायम, प्राय शीतल पदार्थों के सेवन से शांत हो जाता है। छर्दे सम्मोहम, मतलब वमन, उपकाय, मूर्छा आदि लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वह कफ वाला रहता है। दीर्घ संतति अर्थात जो शूल चिर स्थायी हो वो परिणाम शूल रहता है। वातिक परिणाम शूल में आदमान होता है, आटोप होता है, मलमूत्र का अवरोध होता है। वातिक परिणाम शूल में बेचैनी होती है, कंपन होता है। यह शूल प्राय स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से शांत होने वाला होता है। उसके बाद में पैथिक परिणाम शूल में तृष्णा, बहुत प्यास लगती है, दाह होता है, बेचैनी होता है, स्वेद आदि लक्षण, पसीना बहुत ज्यादा आता है, और ऐसा बर्निंग सेंसेशन वाला पेन होता है पैथिक में। आप लोगों ने डिओडिनल अल्सर के पेशेंट देखे होंगे, ऐसे इसी तरह से आते हैं। और यह शूल कटु, अम्ल, लवण रस से बढ़ जाता है। जो पित्त को एग्रीवेट करने वाले जो रस हैं उससे वो बढ़ जाता है, और शीतल पदार्थों के सेवन से शांत हो जाया करता है।
श्लैष्मिक परिणाम शुल्क के लक्षण लिखते हैं, इसमें वमन होता है, मतलब पेट दर्द भी होगा लेकिन उल्टी ज्यादा आता है, कफ के सिम्टम है तो, हृदयास होगा, नौशिया होगा, मूर्छा होगा, पीड़ा कम होती है और यह शूल चिरकाल तक बना रहता है। कटु और तिक्त पदार्थों के सेवन से शांत होता है, जो कफ के अपोजिट गुण वाले जो रस हैं उसका वैसे पदार्थों के सेवन से शांत हो जाता है। और द्वंद्व जाति भेद इसके लक्षण बोलते हैं, दो दो दोषों के लक्षणों को देखकर द्वंद्व शूल को कल्पना करना चाहिए। तीनों दोषों के लक्षणों का त्रिदोषज होता है। यह त्रिदोषज जिसमें रोगी का मांस क्षीण हो चुका है, बल क्षीण हो चुका है और पाचक अग्नि क्षीण हो गई है, वह असाध्य हो जाता है। अब आता है चिकित्सा का भाग। चिकित्सा में तो कल मैंने जैसे बताया ही था कि इसमें हमें लंघन कराना चाहिए। कोई भी परिणाम शूल हो, बिना आम के नहीं होता है और वायुगत दोष वायु की वजह से ही शूल हो रहा है, तो यहाँ पे लंघन कराना सबसे अच्छा है कि आम का पचन जो स्त्रोतरोध दूर हो जाए। और लंघन के बाद दोषोल बढ़ता का विचार करके अगर कफज वाला परिणाम शूल है तो वमन कराना है, पित्तज वाला है तो विरेचन कराना है, वातज वाला है तो बस्ती या घृतपान कराना है। वातज परिणाम शूल में स्नेह बस्ती बहुत अच्छा रहता है या घृतपान, अग्नि को मतलब लंघन होने के बाद, अग्नि पड़ने के बाद। फिर पित्त में विरेचन, कफ में वमन, द्वंद्वज में आवश्यकता अनुसार दोनों उपचार करने चाहिए। परिणाम शूल में वात प्रधान होने से शोधन के पूर्व स्नेहन आवश्यक है। मातुलुंग आदि घृत या तत्सम अम्ल रसात्मक द्रव्य से स्निग्ध किया घृत स्नेहन के लिए उपयोगी होता है। बस्ते के लिए तिल तेल, बला तेल, नारायण तेल का बर्ताव किया जाता है। विरेचन के लिए आरक, द्राक्षा, आम्लकी, निशोत्तर जैसे मृदु विरेचक द्रव्य का प्रयोग हितकारी होता है। इक्षुरस या लवण जल की सहायता से वमन किया जाता है। इसी प्रकार शोधनोपचार के बाद किए जाने वाले शमनोपचार अम्लपित्त के समान होते हैं, उसका अधिक विस्तार अम्लपित्त में बताया गया है। और फिर इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि और क्या करना चाहिए तो कुछ कुछ द्रव्य मैं बताता हूँ। तो इसमें अम्लपित्त के सिम्टम्स जो आ रहे हैं, मतलब अगर पित्त परिणाम शूल अम्लपित्त के सिम्टम आ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें अगर शोधन की जरूरत है तो शोधन करें, नहीं तो शमन में हम लोग लंघन देते हैं, फिर लघु भोजन देते हैं। तिक्त रसात्मक पाचक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, तो गुड़ुची, किरात तिक्त इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ग्राही द्रव्य जो है, जो अम्ल पित्त में पित्त का ग्रहण करे, शोषण करे, द्रव गुण का शोषण करे, ऐसे ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करना चाहते हैं। और ये जो द्रव्य होते हैं वो उष्ण होने से दीपन पाचन कार्य भी करते हैं। ग्राही द्रव्य स्तंभन वाले तो होते हैं, वो तो हम लोग अतिसार में देते हैं, तो स्तंभन वाले शीत वीर्यात्मक होते हैं और रुक्ष होते हैं। ये जो रहते हैं वो दीपन पाचन भी करते हैं, ग्राही द्रव्य। तो ग्राही द्रव्य में साम पित्त का शमन करने वाले द्रव्य जैसे कि शंख भस्म, ये साम पित्त का शमन करते हैं। फिर कपर्दिका भस्म, परवाल पंचामृत, शुंठी और मधुर तक्र ये प्रमुख ग्राही द्रव्य हैं, दीपन पाचन भी करते हैं। परपटिकल्प भी उत्कृष्ट ग्राही होते हैं, उनका कार्यशद अधो आमाशय और ग्रहणी होने से परपटी का प्रयोग करने से परिणाम शूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें जब भी आपके पास पेट दर्द के पेशेंट आ रहे हैं, डिओडेनल अल्सर के, तो प्रवाल पंचामृत इसका प्रयोग करें गुलकंद के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त की विदग्धता कम करने के लिए कामदुधा रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म, वंग भस्म, प्रवाल भस्म इसका अच्छा लाभ दिखाई देता है। उसी तरह से साम पित्त पर काम करने वाला सुचेखर रस, यह भी बहुत ही व्याधि प्रतिनिक औषधि है। सुचेखर रस 250 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम, पिपली मूल 250 मिलीग्राम, यह मिश्रण यहाँ पे अल्सरेशन में बहुत अच्छा काम करता है परिणाम शूल में। इसी तरह से नींबू शरबत जो है वो उसका प्रयोग अनुपान के रूप में लाभदायी होता है, क्योंकि नींबू जो रहता है वो अम्ल रसात्मक होकर भी मधुर विपाकी होता है। उत्कृष्ट दीपन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान के लिए आद्रका वलय, आमलक्या वलय, आंवले का मुरब्बा, खंड पिपल्या वलय, कुष्मांडा वलय, गोरख चिंचा वलय, इनका भी पान उत्तम रहता है। फिर इसमें विदग्धावस्था को कम करना है। विदग्धता को कम करने के लिए शतावरी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। शतावरी कल्प, शतावरी घृत, शतावरी कज्जली, शतावर्यादि क्वाथ, शतावरी मंडूर और शतावरी चूर्ण जैसे विविध प्रकार के शतावरी का प्रयोग करते हैं। अन्य औषधीय द्रव्यों में भूनिम्बादि क्वाथ, गुडुच्यादि क्वाथ, पटोलादि क्वाथ सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं। कंटकारी क्वाथ, फिर अभ्यारिष्ट, अभ्यावले, फिर नारिकेल खंडपाक आदि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से शुद्धावर्धन होने के बाद, अग्नि दीप्त होने के बाद, आम का पचन होने के बाद घृतपान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हीलिंग होना बहुत जरूरी है।
वो जो ग्रहणी कला जो अल्सरेशन हो गया, दूषित हो गया वहां पे, तो उसको हील करने के लिए तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, शतावरी घृत, पिप्पली घृत, द्राक्षादि घृत का प्रयोग करने से बहुत उपयोग रहता है। इसी तरह से हम लोग वमन जब कराते हैं कफज परिणाम शूल में, तो उसके लिए मदन फल, शहद और सेंधा नमक मिलाकर वमन कराते हैं, या पटोल और निम्ब पत्र का क्वाथ में मदन फल, सेंधा नमक और शहद मिलाकर वमन कराते हैं। अगर विरेचन कराना है पैतृक परिणाम शूल में, तो निशोत्तर, हरित की, द्राक्षा, यष्टि मधु इनका प्रयोग करते हैं, या फिर अविपत्ति का चूर्ण, स्त्रंसन चूर्ण, आमलक्यादि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण और विरेचन को आदि कल्पों का प्रयोग विरेचन के लिए करते हैं। बस्ती के लिए तो तिल तेल, शुद्ध बला तेल, लाक्षादि तेल, बला अश्वगंधादि तेल, ये सब का प्रयोग करते हैं। और इसमें पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व है कि आहार जो है वो लघु, दीपन पाचन करने वाला, मधुर रसात्मक होना चाहिए। यव का प्रयोग करते हैं, गेहूं का, मूंग का, फिर पुराना चावल उबालकर ठंडा किया हुआ गर्म पानी, उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जो ठंडा हो गया, शक्कर, शहद, श्वेत कुष्मांड, परवल, भिंडी, लौकी, नारियल, दाड़िम और दूध, ये जो है ये परिणाम शूल में बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें अभिसंधि पदार्थ वर्ज्य करना चाहिए, तिल, उड़द, कुल्थी, फिर लहसुन, लवण, अम्ल, कटु रस के पदार्थ, गुरु अन्न, दही, नया मध्य, नए चावल, तेल युक्त और तीखे पदार्थ और खमीर लाए हुए पदार्थ और अभिसंधि पदार्थ पूरी तरह से वर्ज करना चाहिए। जब ये परिणाम शूल होता है ना, तो जो शूल कौन से काल में हो रहा है और कितना सिवियरिटी है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या क्या चिकित्सा हम लोग दे सकते हैं। एक मैंने आप लोग को गाइडलाइन दिया, बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप लोग का जो नॉलेज है एक्सपीरियंस वाला वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं सबसे पहले अनुरिता मैम को बुलाना चाहूंगा कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं डिओडिनल अल्सर के लिए, तो आप क्या देती हैं, और पेप्टिक अल्सर में आप क्या देती हैं? अनुरिता मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइए, नहीं तो और हम किससे पूछे? मीनल गुप्ता मैम आप बताएंगी? कंचन मैम, एक मिनट, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ कर पा रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आप पेप्टिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर के पेशेंट में क्या आपका अनुभव है, बताइए। हाँ सर, करती सर रीजनल सर के पेशेंट्स होते आते हैं, और आप देखिए 2 दिनों से जो पढ़ा रहे हैं सर, वो बहुत अच्छा, हम लोगों का नॉलेज भी काफी गेन हुआ है, और सारे ही द्रव्य जो हम प्रयोग करते हैं वो आपने बताया। और उसके किस किस सीक्वेंस में से पहले हमें अग्निदीपन करना है, और अग्निदीपन करने के आम का पाचन होने के बाद में हमें उनको किसी हीलिंग जैसे पर्पटी कल्प को हमें कब लगाना है, फिर घृतपान कब कराना है, वो सब कुछ आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। हम पिछले 2-3 दिनों के आपके जो स्कूल के सारे लेक्चर्स थे वो सुने, तो सबका एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस बन के आया। पर जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो सर यही लेती हूँ, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ जब कोई भी, मेरा पहला एम रहता है कि हेतु निकालना जरा थोड़ा सा जरूरी होता है कि पेशेंट किस कारण से इस स्टेज में पहुंचा है। तो बहुत लंबे समय तक पेन किलर्स लेना या एनेस्थेटिक जो होते हैं वो लेना, या फिर बहुत लंबे समय तक वो एंटासिड्स भी ले रहे होते हैं, तो इन सब, और उसका कारण होता है कि वो बहुत दिनों तक उनके आहार विहार जो होते हैं वो खराब चल रहे होते हैं, किसी न किसी कारण से उनका जो है वो डाइट सही नहीं होता है, या तो बहुत लंबे गैप कर रहे होते हैं, या फिर वो बहुत तेज मसाले खा रहे होते हैं। जो भी कोई रीजन होते हैं उनको हमें पहले रूल आउट करना होता है। अभी एक पेशेंट आया था, उसको मैंने पूरा डाइट काउंसलिंग जब किया तो पूरा डाइट ही बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत गलत टाइम, जबकि वो खुद एक मतलब इसी सेक्टर का पर्सन था, लेकिन तब भी उसका डाइट बहुत बिगड़ा हुआ था, बिकॉज वो शहर से बाहर रहते थे, तो उनका जो डाइट था वो बहुत खराब था। मैंने उसको पूरा डाइट काउंसलिंग किया इसी तरह से कि किस तरह से आपको हर 3 घंटे 4 घंटे के इंटरवल पे लाइट फूड लेना है। और तो उनका कहना था कि मैम ये डाइट काउंसलिंग से ही मेरे को लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाइयाँ तो बाद में लूंगा। तो सर इस तरह से लोगों को ये क्लियर करना कि उनका जो चल रहा है रूटीन वही उनको सही करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और औषधियों में सर हम लोग यही प्रयोग करते हैं कि शतावरी, मुक्ता, प्रवाल का प्रयोग करना, और आप उसके बाद वातानुमन की वही शक्ति का प्रयोग मैं ज़्यादातर करती हूँ। और हीलिंग के लिए सर मुलेठी बहुत अच्छा एक वर्क करता है, मुलेठी और पर्पटिकल को देने से हीलिंग भी बहुत अच्छा होता है सर। जी थैंक यू मैम, कितना बढ़िया बताइए।
और एक डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम है, इतना अच्छी मैडम का एक्सपीरियंस है ना, वो मैम बताएंगी। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। आपके पास डिओडिनल अल्सर के पेशेंट आते ही हैं रोज, तो आप थोड़ा बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, आते हैं सर। उनमें जो निदान है सर, ये तो वही होता है कि वो उनका जो खान पीन है वो अ, जैसे ज्यादातर मिर्च मसालेदार चीजें और अनशन करते हैं और बाहर का ज्यादा खाते हैं, जैसे पिज्जा और बर्गर और सॉसेस वगैरह सब ज्यादा खाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक जो वो सर ज्यादा लेते हैं। और कभी जो मतलब मिर्च मसालेदार चीजें ये सारी आ जाती हैं सर इसमें। उनका निदान यही होता है। और सर एक इधर है कि जैसे सुबह सुबह ना लोग खाली पेट चाय बहुत पीते हैं सर। जिससे भी जितने भी पेशेंट इस चीज के आते हैं तो उनसे अगर मतलब क्वेश्चन करा जाए ना कि आप चाय कितना टाइम लेते हैं और कब कब लेते हैं, तो उनका सबसे पहले ये होता है कि हाँ जी, हम सुबह सुबह खाली पेट सुबह सुबह पहले हम चाय ही पीते हैं उठ के सर। वो भी काफी मतलब काफी काफी लोगों में मिलता है सर ये वाला निदान। तो उनकी पहले तो यही वाला कि आपने खाली पेट चाय नहीं पीनी है, और अगर पीनी भी है तो कुछ नाश्ते के साथ भी लेते हैं, जैसे साथ साथ आप परांठी वगैरह खा रहे हैं और साथ साथ मतलब चाय ले जा रहे हैं। और तो फिर सर उनको एडवाइस दी जाती है कि आपने अगर ब्रेकफास्ट के लेनी है साथ, तो आफ्टर 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट या हाफ एन आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने चाय लेनी है। तो और खाली पेट तो बिल्कुल ही बंद करवा दिए थे सर। और ट्रीटमेंट में सर इसके वही पहले दीपनी और पांचनिया मेडिसिन दी जाती हैं सर। इसमें प्रवाल पंचामृत और अगर मतलब दाढ़ी मस्तक चूरन भी यूज किया है सर मैंने, और लवन भास्कर चूरन, लवन भास्कर उसमें शंख भस्म भी यूज किया है सर। कपर्दिका, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी और पंचामृत परपटी सर, ये उसमें यूज किए हैं सर। सर इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सर। आपने जो बताया सर वो बहुत ही नॉलेज इंक्रीज करने वाला है सर। मेरे 2 लेक्चर लास्ट वाले मिस हो गए थे, मैंने 2 दिन से लगाई नहीं थी क्लास बिकॉज ऑफ सम रीजन सर। यही है सर इसमें। आपको जब ये लेक्चर मिस हो जाता है तो कैसा फील होता है आपको? सर लगता है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ सुना नहीं है, ऐसे फील होता है सर। जी, सर मैंने 2 दिन से क्लास नहीं लगाई थी, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की। कोई बात नहीं। हाँ जी सर। अब यहाँ पे एक महाराष्ट्र की बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर अनुरिता सकट मैम। ये बहुत हाँ अच्छे से बताएंगी सर, मैम पेप्टिक बहुत अल्सर। अच्छी से बताती हैं। हाँ, पेप्टिक अल्सर और नमस्ते सर। डिओडिनल अल्सर बताइए मैम। और आप थी कहाँ नमस्ते पहले? पहले तो सबको। ये बताइए अनुरिता मैम, आप थी कहाँ? 2 दिन से आप मछली सर पकड़ रही थी क्या बारिश में? नहीं कहाँ थी नहीं आप, सर, पहले ये बताइए। नहीं सर, थोड़ा वायरल हो गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ा 2 दिन रेस्ट पे थी, और बहुत ओवरलोड बारिश कितना था सर, पूना में बहुत भीगी हूँ मैं, आज भी होने वाला इसकी है वजह से बारिश। थोड़ा सा। हाँ, हाँ बट कम से कम बात तो कर पा रही हूँ मैं, ये वजह से आई एम सो सॉरी सर। एंड गुरप्रीत मैम, बिल्कुल बराबर बोला आपने। अगर लेक्चर नहीं सुना या लेक्चर में नहीं रहे या मिस हो गया तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और अभी वो जो पूरी श्रृंखला है इसमें से हम बहुत जल्दी क्योंकि एकदम जीरो खुद को अनलर्न करके फिर से लर्न कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सर आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, ये जो डिओडेनल अल्सर या जेजुनल अल्सर, सर अल्सरेटिव कोलाइटिस या इसके साथ में जो अधोग अम्ल पित्त है, और वो बहुत ज्यादा उष्ण और विदाही गुण से जब विषेट हो जाता है, उस वक्त में सर पेशेंट का पेन भी बहुत अलग रहता है। आपने जो सिम्टम बताए पिछले 2 दिन के लेक्चर का, क्या हुआ? आपका आवाज, अनुरिता मैम आपका आवाज गायब हो गया। किसी को सुनाई दे रहा है क्या अनुरिता मैम का आवाज? नहीं सर, नॉट ऑडिबल। मैम कहाँ गई पता नहीं। अनुरिता मैम सॉरी, कहाँ गई? डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। ये इंटरनेट का तो प्रॉब्लम हो ही रहा है ना सर, जब से बारिश है तब से। तो हाँ, सर ये पेशेंट आते हैं बहुत क्लासिकल मोड में आते हैं, लेकिन मैं जिन पेशेंट्स को डील करती हूँ
उस चीज में सर यूजुअली जब मेटास्टेसिस, अभी कल भी एक केस का ही आया, पर्टिकुलरली मेटास्टेसिस उस एरिया में रहता है कि जहाँ पे गॉल ब्लैडर, लिवर और डिओडेनम, जहाँ पे अपना स्राव डालते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम, वहां पे पर्टिकुलरली उनको साइन नजर आता है, या मेटास्टेसिस रहता है या लीजन रहता है, तब भी सर परिणाम शुल्क की ही ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में सर आपने काफी सारे अच्छे योग क्लासिकल बताए, उसमें अगर आप आभ्यंतर पान दीपन पाचन के बाद में महातिक्तक घृत का देते हैं, पंचतिक्तक घृत का देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट का दाह और जो पेन है वो बहुत अलग रहता है। वो सबसाइड करने के लिए आपको पंचामृत परपटी, सुवर्ण परपटी, ये तो योग यूज करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आपका शमन योग इंस्टेंट वाला मौजूद है, तो आपको सग्रास या मध्य अन्न के काल में, मतलब खाना जब हो रहा है तो आधा खाना होने के बाद में बीच में देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे पाचक पित्त और समान वायु दोनों पे भी काम करना पड़ता है। संदूषण हुए बगैर अगर वो वातावृत संप्राप्ति है या फिर पित्त का अधिकता है, तो वहां पे आपको सग्रास, और जिसको जल्दी राहत देनी है, और दूसरा आपको मध्याह्न के मतलब खाने के बीच में मध्यांतर में आपको देना पड़ता है, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा चीज, आप गैरिक है, शंख, शौक्तिक, कपर्दिक के साथ में आप गुडुचि और ज्येष्ठमध को कभी मत भूलिए। whenever you find a संप्राप्ति जहाँ पे पेप्टिक अल्सर है, जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कल का जो पेशेंट क्लासिकली जिस किसी का भी था, कल किसी ने ग्रुप में भी लिस्ट ये की है, मैं ऐसे ड्रग्स पे जो अबैंडन ड्रग्स है, अबैंडन बाय यूएस, अबैंडन बाय यूके, अबैंडन बाय दुबई एंड इंडिया, बिलीव कीजिए सर, हम बहुत इंडिया में बहुत गलत प्रचार चलता है। फार्मोटिडिन एंड ये सारी फ्रुसमाइड, ये बाहर की कंट्रीज में दिए ही नहीं जाते, और हमारे यहाँ पे बिंदास एनसेड, बिंदास लैसिक्स और ये चलते हैं। जो रिपीटेड एसिलॉक या एंटासिड जिन्होंने लिया होता है, उन लोगों में 90% देर आर चांसेस कि उनका या तो विदग्धा जीर्ण से डेवलप्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट जा सकता है कि जहाँ पे क्रॉन्स, नहीं तो डाइजेस्टिव उस मतलब आपको ये रोकना है कि वहां पे वो एब्डोमिनल किसी पार्ट के कैंसर से तो नहीं जूझ रहा है। अगर वो लार्जर इंटेस्टाइन है तो वो पक्वाशयगत कोई भी अवरोधात्मक संप्राप्ति करके बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या कोलाइटिक या रेक्टल पॉलिप या रेक्टल कोल। और अगर वो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम अगर अल्सरेटिव कॉम्बिनेशन है, और उसमें अगर उसने रिपीटेड कुछ ना कुछ ओमेज, लोगों का आजकल आदत है सर, सुबह खाली पेट ओमेज ले लेना है, उसके बाद में कुछ भी खाना खा लेना है। लोगों को मालूम है कि नॉनवेज खाने के बाद में एसिडिटी रिगर्ज होता है, तो वो बिंदास से पहले ओमेज ले लेते हैं। ओमेज का भी अभी आगे शायद रेबेप्रोजोल और बाकी की कॉम्बिनेशन है। अभी तो मैंने सर मॉडर्न का स्टडी भी बंद कर दिया, नहीं तो इससे पहले मैं बहुत स्टडी रखती थी, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन आगे का सब। लेकिन अब सबका ये मालूम है कि हाँ, अल्टीमेटली ऑल संप्राप्ति इज गोइंग टू गिव द दृष्टि टू गृहिणी, जो हमारा अवयव, और गृहिणी दोष चिकित्सा करके, हमारे आयुर्वेद में गृहिणी चिकित्सा नहीं बताया, भले व्याधि को नाम गृहिणी दोष चिकित्सा दिया है, लेकिन गृहिणीगत जो हमारा ऑर्गन है उसमें तो दृष्टि पाई जाती है, लेकिन गृहिणी दोष में ये सारी चीजें आते हैं। आप जो बता रहे हैं उसमें भी आपका सबसे पहला ट्रीटमेंट दीपन पाचन, और उसके बाद में कोई भी यूजुअली परिणाम शुल्क में सर मैं हल्का विरेचन या स्टोनसन से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में ब्लीडर्स ओपन किए हुए भी पेशेंट आते कि जिनका बॉन्डिंग बैंडिंग का ऑपरेशन वगैरह हो चुका है, और उसके बाद में अल्सर ये हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक चल रहा है, उसके बाद मिले। तो वहां पे आपको हमेशा देखना है कि आप जो भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उसके साथ में गुडुचि का कषाय, अमृतारिष्ट, ज्येष्ठमध और अमृता और गैरिक, ये 3 चीजें जो भी है अभी आप सिखा रहे हैं ना सर, तो उससे ये पता चल रहा है, बिकॉज रक्तगत पित्त ये जो भी है ये तेज महाभूत प्रधान है, आकाश वायु का उसमें रहता है, और जब हम गैरिक या शुंठी या गुडुचि देते हैं तो पृथ्वी और आप प्रधान जो भी चीजें हैं वो वहां पे शमन करते हैं। लेकिन पहले ये पता नहीं, पहले बस प्रैक्टिस किया है सर, ये 25 साल में और कुछ भी नहीं किया है, बस पेशेंट को रिलीफ दिया है, डिसीज से बाहर निकाला है, फिर कभी शास्त्र खोज के निकाले कौन सा रेफरेंस है, इस तेल को कैसे बनाना। लेकिन थैंक्स अ लॉट टू यू सर एंड टू दिस पैनल कि आप अभी कुछ हमें शास्त्र शुद्ध तरीके से एकदम एक बोलते हैं ना, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा एकदम हाँ यही होना चाहिए। अगर परिणाम शुल्क है तो पहले दीपन पाचन नहीं देना है, विरेचन नहीं देना है, दीपन पाचन हो जाता है तो अभी उसके बाद में आभ्यंतर पान शुरू करना है। 2-3 दिन आभ्यंतर पान दिया तो आप एक मृदु स्रंसन दे सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने दिया है ना सर, थैंक यू वेरी मच।
व्हेन यू डील विद पोस्ट केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी पेशेंट सर, तब भी आपको पेशेंट में लक्षण जो आप बता रहे पर्टिकुलरली, जिसमें तृष्णा लगती है, जिसमें मतलब पेशेंट का दाहा सिम्टम रहता है, लाही लाही होता है, उसके बाद में उसका शोष वगैरह अगर ये चीज रहा तो आपको, आप जो बोल रहे हैं ना ग्राही, तो मैंने एक मतलब रसायन करके जिसमें शतावरी, यष्टिमधु, गुडुचि, उसके बाद में अश्वगंधा, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो वो जब आप देते हो तो वहाँ पे पित्त का शमन भी होता है और मधुरसात्मक चीजों की वजह से वहां पे बहुत अच्छा हीलिंग बहुत अच्छा होता है अल्सर। तो अभी वो आप बता रहे तो वो ध्यान में आ रहा है कि नहीं, अलग अलग गुण के हिसाब से पित्त का शमन होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, और अच्छा क्लासिकल ट्रीटमेंट होगा। ऐसे वक्त में कभी भी जो जिन लोगों को ये लगता है कि पेशेंट भले ही कोष्ठ कोई भी हो और कॉन्स्टिपेशन हो, घाई नहीं करनी चाहिए पेशेंट को कभी भी विरेचन या बस्ती देने की। जैसे सर बता रहे हैं वैसे अभ्यंतरपान बहुत जरूरी होता है। अगर आप विरेचन भी देते हैं उसको तो भी मृदु दीजिए। मैं शुरुआत ऐसे पेप्टिक अल्सर में तो आप डाइट में मृद्विका डाल दीजिए, मृद्विका का पानी डाल दीजिए, क्योंकि वो मधुर रसात्मक है और उसके साथ में मृदु स्रंसक है। एरंड तेल ऐसे वक्त में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसका स्नेहांश जो है वो कंप्लीट हर जगह से दोष का जो भी है वो अलिप्त दोष को बाहर निकालता है। सबसे मेन एरंड तेल का फायदा ये होता है कि वो स्नेह अंदर पचता नहीं, अंदर जाता नहीं है, वो बराबर निकालता है, शरीर के बाहर निकालता है। तो दैट हेल्प्स यू अलॉट सर। मैंने ऐसे कंडीशन सर जो इंटरनल इनटेक में काफी सारे केमिकल इनटेक जो लिया है, जैसे जो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं और उन्होंने कुछ ड्रग्स वगैरह ले लिए या फिर कुछ खा लिया, उसके बाद में जब स्टमक वॉश और ये सारी ट्रीटमेंट के बाद में आता है तो उसका जो अल्सरेटिव चेंजेस है, पूरा म्यूकोल लाइनिंग उसका ही रहता है। तब आप देखिए सर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये शंख, शौक्तिक, कबर्तिक, पंचामृत परपटी और गैरिक, और इसका और वो भी मृदु आपने विषम मात्रा में अगर मधु और घृत के साथ में अगर ये दिया, उसको चाटन दिया, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस इसके साथ में अरिष्ट और जरूर चलाइए ताकि पेप्टिकल yes, sir. डिओड्रेनल अल्सर बता दिया। पेप्टिक अल्सर में जो पेट दर्द होता है खाने के पहले, उसमें हाँ, आप क्या एंटासिड वगैरह देती है? आप क्या देंगे आयुर्वेद के नहीं रूप? सर, मैं एंटासिड बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं जिसे बोलती है कि अगर साम पित्त है, निराम पित्त है, उसको देख के मैं सुचेखर और कामदुदा ही चलाती हूँ। उसके साथ में मैं ये देखती हूँ कि अगर सुवर्ण सुचेखर है तो आपने हमें एक ये बताया सबलिंगुअली भी हम इसको दे सकते हैं। मैंने सर एलोप्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़े शायद 30 इयर्स हो गया है, व्हेन आई वाज इन स्टडीज ओनली। लेकिन बहुत मेरी पूरी फैमिली में नोबडी यूजेस एलोपैथी। मतलब यहाँ तक कि मैं अभी एडमिट थी और मेरा ऑपरेशन का नौबत आ गया था, तभी मैंने कोई मेडिसिन एलोपैथिक नहीं ली, नॉट इवन पेनकिलर इन सीवियर इंजुरीज एंड विद 2 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स। तो इस वजह से आई डोंट यूज एनीथिंग। बिफोर फूड अगर आप दाढ़ी मस्तक चूर्ण भी देते हैं, उसके साथ में अगर आप सुचेखर देते हैं, प्रवाल देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। क्योंकि वो मतलब खाने के परिणाम शूल में दोनों भी दिखते हैं ना सर, खाने के पहले भी दिखता है, अन्न रवशूल बोलते हैं शायद, और परिणाम शूल का जो खाने के बाद में तुरंत होता है, एग्रीवेट होता है। तो उस इसमें सर आप आमलकी और इसके साथ में अगर कॉम्बिनेशन यूज करते हो, आमलकी की मशी भी बहुत अच्छी यूज करती है सर। आमलकी की मशी है, अगर आप उसको चाटन दे देते हैं तो वो पेन तुरंत कम करता है। और सर मैंने मतलब मुझे ये ट्रायल करने की आदत है सर, मुझे नहीं मालूम ये इसमें बताया गया है कि नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी पेन वगैरह जब होता है तो मैं 3 सीरावे दे देती हूँ सर, 2 से 3 प्रिक दे देती हूँ और नाभि पूरण करती हूँ ज्येष्ठमध तेल का या फिर किसी घृत का, तो रिजल्ट मिलता है सर। ठीक है। पेन इंस्टेंट रिलीफ होता है। मुझे आपसे आपको 2 चीज बताना है। आप 2 दिन नहीं थी तो सबने आपको मिस किया, सबसे ज्यादा आशा मैम ने आपको मिस किया। ठीक है, थैंक एक यू। बात। और दूसरा बात सर कि ये, आप, हाँ बोलिए बोलिए, दूसरा सॉरी बात। सर, मैं दूसरा बात नहीं सर, बताइए आप पहले। दूसरा बात ये है कि आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी मैनेज कर दिए और क्रिटिकल केस कर दिए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी का केस आप सुनेंगे तो आप सोचती रह जाएंगी। उन्होंने एक पेशेंट को सीएसएफ आ रहा था, आपको शायद याद होगा, उनका सीएसएफ हाँ आना हाँ, पूरी तरह से बंद कर दिया प्रशांत भट्ट जी ने। वाह दैट्स वेरी ग्रेट, कुलदीप जी का कांग्रेचुलेशंस। केस याद है आपको? कुलदीप जी का
वो जो कौन एक्सीडेंटल सा सर? केस था जो CSF हाँ लीक हाँ हुआ हाँ था, हाँ हाँ, मैंने एक बार सुना था सर, उसके बाद में मैंने फॉलो अप नहीं सुना है। प्रशांत भट्ट जी अभी बताएंगे। CSF आना पूरा तरह से बंद हो गया, जो 200 ml बहुत अच्छी बात, और दूसरा दैट्स पेशेंट ग्रेट। डोज बढ़ा दिया इन्होंने वृक्ष योग देके, उसका शीरपाक देके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सी सर, दैट ऑल, बिलीव मी सर, दैट क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज यू हैव गिवन दैट कॉन्फिडेंस। एंड सर, डॉक्टर आपको सच में तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे केसेस लीजिए, भले ही उसके ऊपर आपके जो भी सारी चीजें, क्योंकि वो कविता मैडम बाद में मिली नहीं, आप कविता अपने मैम सारे आएंगी, वो रेफरेंसेस बोल से। रही थी कि मैं आने वाली हूँ, 1-2 दिन में ज्वाइन करेंगी, वो बोल रही है। हाँ हाँ। और मैंने एंड उनसे थैंक, बात किया है स्पेशल कि अनुरिता मैम और आप प्रशांत भट्ट जी को गाइड करिए, वो आपका मतलब कैसे मैं तो कहीं पे भी करना है। उनके पास में जाने के लिए तैयार हूँ सर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आयुष दर्पण फैमिली, कि आप सच में अगर मिस कर रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है कि चलो अपने ब्लड रिलेशन के साथ में कोई फैमिली, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत ताकत मिलती है इन सारी चीजों से। अरविंद सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी आई कुड नॉट ज्वाइन, लेकिन मैं सुनती हूँ सर, मैं एबी पे जहाँ चांस मिले मैं वहां पे करती हूँ, बस थोड़ा हेल्थ इश्यूज और इसकी वजह से प्री ऑक्यूपाइड। अभी क्या है ना, कविता मैम आ जाएंगी ना, डॉक्टर कविता हाँ व्यास जी। मैम, तो आप भी केस पब्लिश करिए इंटरनेशनल जर्नल में, और प्रशांत भट्ट जी से भी मैं करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे करना नहीं नहीं, प्रशांत भट्ट जी अगर है तो है ना। सच में बताइए। प्रशांत भट्ट जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर, गुड मॉर्निंग। आप देखिए अनुरिता मैम को बताइए, अनुरिता मैम ने नहीं सुना कि आपका वो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जी। मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए भी क्योंकि जब आपने शुरुआत की थे आप आपकी, मैं वो केस सुनी थी सर, और आप फॉलो अप बता रहे, इसका मतलब आप तहे दिल से ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, एंड हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इम्पॉसिबल केस है फॉर मॉडर्न, इम्पॉसिबल। डिटोरेट होके पेशेंट कैसे कंडीशन में लैंड होता है और कितना जल्दी वैनिश हो जाता है, मैंने आंखों से देखे हुए हैं सर केसेस ऐसे। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलिए सर। जी मैम, थैंक यू। केस तो देखी होगा आपने, सुनी होगा ना, वो मैंने बताया था पहले भी, बताना है फिर से पूरा? हाँ हाँ, जस्ट एक बता दीजिए सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एक पेशेंट थे, कुलदीप जी नाम था उनका, और उनका कार एक्सीडेंट हुआ। उसमें 3 लोग थे, तो 3 लोग में से 2 लोग स्पॉट डेथ हो गए, और उसमें ये भी थे, तो इनको भी बहुत सीवियर हेड इंजरी हुआ था, अनकॉन्शियस रहे काफी टाइम तक, इनका 2-3 सर्जरी हुआ, और थोड़ा सा उनको ठीक किया उन्होंने सर्जरी करके, लेकिन उनका एक मेजर प्रॉब्लम शुरू ये हो गया कि उनका CSF लीकेज शुरू हो गया था, जो कि वो बंद नहीं कर पाए, और उसके लिए उन्होंने शंट यूज करे, और उस शंट के थ्रू वो पहले बॉडी से इंटरनल यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता था, और वो भी, उसकी भी काफी इशू रहे कि वो शंट ब्लॉक हो रहा है, और फिर ओमाया लगाया गया, उससे मतलब आपका CSF निकाला गया। तो जब शुरुआत में जब मेडिसिन शुरू की थी, तो उस समय करीबन 200 ml के आसपास CSF उनका रोज आता था। उसके पहले कितना आता था किसी को नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्ट निकल जाता था। तो जब मेडिसिन चालू की गई, अभी करीबन 50 दिन के ऊपर हो गए, तो जब मेडिसिन चालू की गई तो उनका CSF आना धीमे धीमे कम हुआ, और करीबन 200 से 180, 160, 170, 100, फिर 100 पर स्टेबल हो गया। फिर अभी बाद में फिर हम लोगों ने अम्बु शोषण और पित्त मूलादि कषाय और चालू किया था, तो उसको देने के 1 हफ्ते बाद से पूरा का पूरा आपका CSF का लीकेज बंद हो गया, और आज करीबन समझ लो कि 1 हफ्ता ही हो जाएगा कि उनको CSF सिर्फ एक बार 15 ml भर निकालना पड़ा था, उसके बाद CSF बिल्कुल नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, उनका थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल बढ़ा हैगा, पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ गया उनको उसके साथ साथ में हम लोग वृक्ष योग भी दे रहे हैं, तो उससे भी उनका जो मतलब चेहरे में एक ओज है वो भी दिख रहा है, और थोड़ा सा उनके जो बेड स्कूल वाला प्रॉब्लम था वो भी शूट आउट हो गया है, और बढ़िया पेशेंट, मतलब पेशेंट स्टेबल है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो CSF उनका बंद हो गया, जो कि एलोपैथी साइंस में 8 महीने में जो काम नहीं हो पा रहा था, वो आयुर्वेद ने 50 दिन में कर दिया। तो सर अभी केस चल रहा है, अब देखो और उसमें कितना कितना रिकवरी आता है। मुझे लगता है कि 1 साल लगेगा उन्हें ठीक होने में, और वो सब भी उनका पूरा मॉडर्न का मेडिसिन भी वो लेते हैं, साथ में उनका जो डॉक्टर है न्यूरो फिजिशियन,
उनकी भी 3-4 दवाइयाँ हैं, वो भी ले रहे हैं। उनका पूरा केयरिंग के लिए नर्स भी है और सब कुछ है, पूरा सेटअप उन्होंने हॉस्पिटल जैसा बना के रखा है घर पे अपने। और हमारे जो मेडिसिन हैं उसमें कुछ दवाइयाँ गोल्ड वाली हैं, आपका वस्ती है, आपका सूक्ष्म त्रिफला है, आम पाचक है, अम्बुशोषण है, पित्त मूल आदि कषाय है, भृतवा चिंतामणि रस है, स्वर्ण वसंत मालती है, अपना सिद्ध मकर ध्वज है, अबरक है, ये सब दवाइयाँ चल रही हैं। आपने प्रशांत भट्ट जी सर ऐसे बहुत बढ़िया सर। पूरा मध्य प्रदेश में ऐसे नाम हो जाना चाहिए कि, और दूर दूर से दुनिया के सारे जगह से आपके पास लोग आने चाहिए। जो एलोपैथी साइंस से नहीं ठीक हो पाते हैं वो आपके पास आने चाहिए सर। सर आपको गाइडलाइन बहुत अच्छा मिला और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। आप ये जो अम्बुयुष और ये सारा चीज बोल रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा बिकॉज, और आपका केस ही प्रेजेंट करिएगा। इट्स पब्लिश रियली करिएगा, रिमार्केबल। पब्लिश ये करिएगा सच ताकि में पब्लिश आप कर लें। कितने सारे जिंदगी आप बचा सकते हैं ऐसे। एलोपैथिक लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर ऐसे मतलब इन्होंने अगर अपना खुद का प्रचार भी किया तो उनके अगेंस्ट ही करेंगे। उसके बजाय ऐसे केसेस ये प्रेजेंट करते जाए, अपने पास में रखते ये जाए, और उसके बाद प्रचार में अपने आप होगा ना। हाँ अभी प्रशांत भट्ट जी के जो पेशेंट में 12 ऑपरेशन हुए, वो डॉक्टर्स खुद ही हाँ। बोले कि ये तो ठीक हो गए, कैसे वो नहीं नहीं ठीक। सर, ऐसे शंट के इसमें तो सर पेशेंट नॉर्मल लाइफ के उनके होप्स ही नहीं रहते। और शंट इज ऑल्सो जस्ट टेम्पररी दिस थिंग, क्योंकि मैंने देखा हुआ है सर ऐसे केसेस में। और सीएसएफ जब मतलब दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि उसका वजह ये रहता है कि कोई भी प्रेशर सीएसएफ ऊज कराता है। और इन्होंने तो जो बताया 200 ml इज अ वेरी बिग थिंग सर। हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्लीट ओज शरीर का खत्म हो रहा था, और मज्जागत संप्राप्ति, और मतलब इट वाज वेरी वेरी गुड रिवर्सल सर। तो प्लीज ये ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आई और लाइक उस दिन के बाद वो कुलदीप जी यहाँ पे पैनल पे आके हमसे बात भी करेंगे, पूरा ठीक हो जाने वाले हैं, पूरा ठीक बिल्कुल होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बेस्ट ऑफ लक सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। और देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे चिकित्सक हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आयुर्वेद के लिए। जी थैंक यू टू यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है अल्सरेशन में कुछ, आप लोगों का एक्सपीरियंस? स्मिता मैम, शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग, कंचन मैम, गंगवार सर, कमल शेलके मैम कुछ बोलिए आप लोग भी। सबको सुनना अच्छा लगता है। आशा मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं, आप क्या देती हैं? या विनीता मैम, सरोज देसाई मैम, शशि रेखा मैम कुछ बोलिए आप लोग। नहीं तो आप बोलिए, पहले अन्न द्रव्य शूल के निदान और लक्षण सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। इसमें देखिए 21-22 नंबर का श्लोक, इसमें बोल रहे हैं जीर्णे जीर्यत्या जीर्णे वा यत् शूलम उपजायते पथ्यापथ्य प्रयोगेण भोजना अभोजनेन च। कितना एक एक शब्द देखिए, भोजना अभोजनेन च। ऊपर वाले लाइन में बोला है जीर्णे जीर्यति अजीर्णे वा। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। न शमम याति नियमात सो अन्न द्रवः उदादृतः अन्न द्रवाख्य शूलेषु न त्वावत् स्वास्थ्यमुप अश्नुते वांत मात्रे जरत पित्तम शूलमाशु विपोहति। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि जो शूल भोजन पचने पर, या फिर मतलब पचने के बाद, या पचते समय, या जीर्ण में अजीर्ण में भी पथ्य अपथ्य के प्रयोग में कभी भी दर्द होता है, भोजन करने पे या न भोजन करने पे सदा होता रहता है, किसी नियम से शांत नहीं होता है, उसे अन्न द्रव्य शूल बोलते हैं। मतलब वो खाना पचे या ना पचे, हमेशा पेट दर्द होते रहता है। और अन्न द्रव्य शूल में उस समय तक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता जब तक वमन के द्वारा पित्त नहीं निकल जाता। ऐसे भी आपके पास पेशेंट आते होंगे, उल्टी कर लिया तो पेशेंट को आराम पड़ जाता है, और उल्टी रोज होती है, ऐसा बताते हैं। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं? त्रिदोष विकृति विशेषम अन्न द्रव्याख्यम शूलम जीर्ण इत्यादि जीर्णे आहारे इति शेषः एवं जीर्यति जीर्णे व्यत्यत्र सर्वदेत्यर्थः न शमम याति न उपशेल इत्यर्थ न त्वा साध्यम चिकित्सा विधान दीति। इसका मतलब यह है कि त्रिदोष विकृति विशेष अन्न द्रव्य शूल के लक्षण कहते हैं। जीर्ण इत्यादि, जीर्ण शब्द के साथ आहार विशेष का अध्याय कर लेना चाहिए। इस प्रकार जीरति अर्थात पच्यमान अवस्था में और अजीर्ण भुक्तावस्था में प्रत्येक दशा में सदैव विद्यमान रहता है। खाना खाओ या ना खाओ, पेट दर्द तो हमेशा ही होगा। न शमम याति मतलब शांत नहीं होता है, तो भी वह असाध्य होता है, क्योंकि इसका चिकित्सा विधान पाया जाता है। भुक्तावस्था में
या पच्यमान अवस्था में या जीर्णावस्था में जो शूल सदा बना रहता है, चाहे भोजन पथ्यकारी करें या अपथ्यकारी करें, चाहे कुछ भी खाएं कुछ ना भी खाएं, तब भी वह शांत नहीं होता है, नियमतः बढ़ता ही रहता है। उस शूल को अन्न द्रव्य शूल बोलते हैं। अन्न द्रव्य शूल नाम शूलों में मनुष्य को तब तक आराम नहीं पड़ता है जब तक वमन द्वारा विदग्ध पित्त को निकाल नहीं दिया जाता है। और इसमें पित्त हमेशा विदग्ध रहता है, मतलब दूषित पित्त निकलता है इसमें। वमन द्वारा पित्त के निकल जाने पर तत्काल शूल बंद हो जाता है। ऐसा पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा तो बताइए कृपया, अन्न द्रव्य शूल के पेशेंट कुछ बताइए। गीता पटेल मैम बताइए, आप विनीता चौहान मैम, रेनू मैम, इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। अन्न रसूल की जैसे बात करें, अगर हम इसको दोनों तरीके से अगर हम देखें, मॉडर्न के और आयुर्वेद के तरीके से, अगर हम इसका आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले तो आपने बताया है क्या क्या इसके अंदर लोग खाते पीते उल्टा सीधा, तेज मिर्ची मसाला वगैरह ये जो लोग खाते हैं, उसमें ज्यादातर क्या लो जो रुक्षहार का, तीक्ष्ण आहार का, जो लवण कटुहार का, जो ज्यादा फास्ट रखते हैं उन लोगों को, जो ज्यादा वेग धारण करते हैं उन लोगों को ज्यादा देखने का, जैसे आईटी सेक्टर वाले लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। जिन लोगों को गुस्सा आता है और जो रात्रि जागरण ज्यादा करते हैं उन लोगों को ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें निधान सेवन से क्या होता है, अग्नि दुष्टि होती है, फिर उसके बाद अजीर्ण होता है, अजीर्ण के बाद फिर क्या होता है, इसमें हाइपर एसिडिटी के ज्यादा, सबसे पहले हाइपर एसिड अम्ल पित्त, इसका कहीं ना कहीं मूल में अम्ल पित्त मिलता है। उसके बाद फिर हमारी ग्रहणी कला हमारी खराब होती है और उसके बाद आगे जाके अल्सर का जो चांस रहता है। इसके बेसिक लक्षण जो मैं देखता हूँ जो हमारे ओपीडी लेवल में आते हैं, पेन होता है एब्डोमेन में, बिफोर मील भी होता है और कई बार डाइजेशन के दौरान भी पेन होने लग जाता है। और इसमें कई बार भोजन करने से लाभ भी होता है, कई बार लाभ भी नहीं होता और कंटिन्यूस पेन बना रहता है। और कई बार ऐसा होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं रिलीफ भी मिल जाता है पेन का, मतलब वॉमिटिंग के कारण। अगर इसमें जैसे अलग अलग जो मैंने देखे, जो मोटे मोटे ताजे लोग आते हैं, जो वात टाइप के लोग रहते हैं, वो क्या कंप्लेन करते हैं, वो तो यही कंप्लेन करते हैं अभी पेट में फाड़ा हो गया और पेट एकदम से फूल गया और सारा मतलब हर टाइम ऐसा लगेगा जैसे कि मोशन जाना है उनको, रेस्टलेस रहेगी, बेचैनी सी उन लोगों को रहेगी। और अगर वो मोशन जाएंगे तो उनको थोड़ा सा मतलब जैसे गर्म खाना खा लिया तो उनको ज्यादा मतलब भारीपन ज्यादा लगने लग जाता है। और जो पतले पतले लोग आते हैं, जो पित्त वाले दिखते हैं, उनको ज्यादा प्यास वो कहते हैं ज्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, बेचैनी आ रही है, उनको स्वेटिंग होने लग जाती है और पेन उनका इंक्रीज होने लग जाता है। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट चल रही है, उसने प्रेग्नेंट, वो पराठा खाया था, उसका पेन 10 डेज हो गए, 10 डेज से सबसाइड ही नहीं कर रहा था, अभी मेरे पास आई थी, अभी वो ठीक है, 6 मंथ की प्रेगनेंसी है। और इसमें अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य से सर इसमें हम देखें तो मॉडर्न वाले तो ये कहते हैं जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया इसका बेसिक काज रहता है। जो लोग प्रोलॉन्ग्ड नशेड लेते हैं, इनको जैसे अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काफी सारा स्टीरॉइड का यूज किया, जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, कई बार ये हेरिडिटरी भी देखने को मिलता है सर। और इसमें जो इसका जो मैनेजमेंट जो सिम्टम रहता है एलोपैथी में तो, और क्या करते हैं हम, ये एंटासिड वगैरह ज्यादा देते हैं और ये क्रोनिक चला जाता है सर। कई बार ब्लड में वॉमिट भी आता है और कई बार पेशेंट का क्या रहता है, वेट लॉस होना स्टार्ट होता है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता, हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है और पेशेंट का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट को क्या होता है, टेरी कलर स्टूल आता है, ब्लैक कलर स्टूल आता है और कई बार ओकलट ब्लड मिलता है, हमें पता नहीं लगता, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है तो हमें पता लगता है जब हम उसका स्टूल का वो कराते हैं ओकलट ब्लड के लिए, वो कहीं ना कहीं हमें ब्लड मिलता है, तो फिर हम उसका एंडोस्कोपी करते हैं या वो करते हैं सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं, वहां से हमें पता लगता है ये कहीं ना कहीं अल्सर है। और उसका और स्ट्रेस इसमें सर बेसिक कारण रहता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है
वो इसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं, स्ट्रेस वाले। और पहले तो मैं मॉडर्न ही ज्यादा करता था, आजकल तो मैं सद्य वमन भी करा देता हूँ, विरेचन भी कराता हूँ। और इसमें अगर हम घृत का, गृहिणी कलों को अच्छा करने के लिए घृत का बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया दाढ़ी मास्टक घृत है, पिपली आदि घृत है, ये इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। चूर्ण में भी इसमें बेसिकली सर वायु को ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला इसमें वायु का मेन रोल रहता है। वायु को इसकी अगर संप्राप्ति देखे, क्या होता है इसमें, इसमें जो वायु का जो रहता है, कफ और पित्त को आवृत कर लेती है वायु इसके अंदर, तो उस पे हमें वायु पे बेसिकली ज्यादा कंट्रोल करना होता है। और चूर्ण में हम शतावरी चूर्ण इसमें बहुत अच्छा यूज करते, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मैं कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ, शतावरी डाल देता हूँ, मधुयुष्टि डाल देता हूँ उसमें, कई बार अमल की रसायन भी यूज करता हूँ, और परपेटिकल भी ज्यादा यूज करता हूँ उसमें। इसमें परवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, पित्त शेखर रस, ऐसी ऐसी कल्पनाएं ज्यादा यूज करता हूँ। और अवलय में इसमें सर कुष्मांड अवलय बहुत अच्छा काम करता है। और नारिकेल जो रहता है ना, खंड, नारिकेल खंड, उसमें भी बहुत इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। निदान परिवारजन तो है ही है जो हमने करना है। और इसमें सर एक आता है सर शूल गज केसरी रस, पता नहीं कौन सी कंपनी बनाती है, वो सैंपल देके गया था मेरे को, मैंने वो यूज किया सर, वो इतना बढ़िया निकला। एक पेशेंट को, काफी एक बुढ़िया थी, वो कहती थी मेरे को पित्त शेखर, और ये मैंने शूल गज केसरी रस दिया उसको, और कुछ नहीं दिया, एक आमल पित्त मिश्रण दिया उसमें, ये इतनी दवाई से ही उसको फर्क पड़ गया। और फिर वो घी नहीं, वो कभी 10 साल से ज्यादा परेशान थी, और वो कहती थी मेरे को घी नहीं खाना, फिर जब उसको आराम आया तो वो बोली तो अगर जहर भी देगा तो वो भी खाऊंगी। तो फिर मैंने उसको ये स्तावरी घृत दिया सर, और शूलगज दाढ़ी केसरी मास्टर रस। घृत। और शूलगज केसरी रस सच में बहुत बढ़िया काम करता है, आपने बहुत बढ़िया बताया। मेरा तो ऐसे एक्सपीरियंस है इसमें। बहुत बढ़िया। और मॉडर्न में तो मैं जब ज्यादा ही परेशान होता हूँ तो मैं तो वाश कर देता हूँ, गैस्ट्रिक वाश कर देता हूँ डाल के ना, और राइस ट्यूब डाल के उस वाश करके और फिर करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताए। और किसी को बताना है? हनुमंत जी मिश्रा जी कुछ बताएंगे? जितेंद्र मिश्रा, सरोज मिश्रा जी कहाँ गए? जितेंद्र मिश्रा जी बताइए सर, कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आरती शर्मा मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर आरती शर्मा मैम, मैम चुप है आज। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए सर। सर मेरे पास एक लड़की आई थी अभी पिछले साल सर, तो उसके होल एब्डोमेन सीवियर टेंडरनेस थी, मतलब जी। कहीं छूने भी नहीं दे रही थी। उसकी हिस्ट्री थी पीसीओडी की, और जी। एलोपैथ के सारे पेन किलर चल चुके थे 4-5 दिन, मतलब जब बार बार दर्द होता था सर उसे, जी। तो जब भी गई एडमिट कर दिया उसे, आईवी फ्लूइड लगाया, और 5-6 दिन के बाद कम से कम जो है दर्द रुकता था सर उसको। तो सर मेरे पास आई तो मैंने सर उसको सिंपल उसे ये सहचर आदि तेल की बस्ती थी सर उसे, जी। एकदम एक्यूट एब्डोमेन हो रहा था सर था, जी। और सर आधे 1 घंटे के अंदर दर्द रुक गया उसका। अच्छा। हाँ सर, जो मेरा अनुभव था, तो मैंने यही सोच के दिया कि भाइयों का प्रकोप हुआ है तो भाइयों को शांत किया जाए कैसी करके, इस जी। तरह से सर। जी। और सर मेरा जो एक जो मैं पंच प्राशर बस्ती दे रहा था सर, उसमें पेन पेशेंट को हो गया था, तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे सर? 5 प्राकृतिक बस्ती को पेन हो गया था, वो आप ही बोले थे ना कि उन्होंने ठंडा पानी पी लिया था। नहीं, वो तो सर उसमें शांत हो गया था 10-11 दिन के बाद। जो पेशेंट के पेन में कुछ सूल हुआ था लेफ्ट साइड में। जब भी कुक्षिशूल होता है तो कुछ अनुलोमन करने वाला हिंगवाष्टक चूर्ण या ये हिंगू वच्चादी चूर्ण, ऐसे कुछ अनुलोमन करने वाला द्रव्य, अभ्यारिष्ट, ऐसे कुछ दे दिया करिए। अच्छा सर, तो सर मैंने भी उसमें सूल गज केसरी रस दिया था सर। तो अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लाभ हुआ सर, तो तुरंत मतलब आधे घंटे के अंदर दर्द पेशेंट का रुक गया था सर। जी। जी सर। कितना डोज में दिए थे सर? 2 गोली 3 बार सर, जी। करीब 125 mg गोली आती है उसकी। जी।
या लशुनादिवटी, शंखवटी, बहुत अच्छा काम होता है, प्रवाल पंचामृत। और सर मैंने देखा है इसमें खाने के लिए दिया जाए तो सर जो है मैंने मूंग की दाल में उसे क्या कहते हैं हींग और जीरे का छौंका लगवा के वो पिलवाई सर थी, जी तो उसे थोड़ी भूख लगी तो जी, बहुत बढ़िया बताया। उससे भी दर्द शांत होता है हींग और जीरे से। हाँ और सर जो पेशेंट है क्या कहते हैं, एक पेशेंट और आई थी, वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की थी, जी तो सर मैंने उसे आयरन तेल पिलवाया था और आयरन तेल का पूरा लेपन कराया था जी नाभि के चारों ओर, मतलब जी पूरे अधो नाभि, जी तो उसका दर्द रुका था और मोशन भी पास हुआ सर उसका। जी। हाँ जी सर मेरा था ये। अच्छा ठीक है सर, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन थोड़ा ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। फिर बहुत अच्छा मदात्यप का चैप्टर चल रहा है, आज वंदना मैम बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ के सबको सिखाएंगी। तो प्रणाम सभी लोगों को, 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम। जी सर।